Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कराते हैं एंड एज पार्ट ऑफ विच आज मैं करवाने वाली हूँ आपके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस फ्रॉम द पेपर ए और ईओ का जो 2023 का पेपर है उसमें से मैं ये करवा रही हूँ. नाउ व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? बिकॉज व्हेन वी लुक एट द सब्जेक्ट IR एंड लेबर लॉस क्लोज टू 15 प्लस क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बी इट APFC या ए और ईओ एग्जामिनेशन में. अब तो दोनों का एक ही है. नाउ एंड इफ अगर आप सही से बेसिक्स भी सही से कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, इट वुड बी यू कैन ईजिली स्कोर 10 प्लस क्वेश्चन तो बहुत आराम से आप निकाल लोगे. सो विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट एंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज इट हैज़. एंड व्हेन यू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू विल हैव एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड आपका प्लानिंग या प्रिपरेशन किस तरह से होना चाहिए. क्योंकि ये ऐसे टॉपिक से जो अगर इन डेप्थ जाते रहेंगे तो एक सेक्शन पे ही हम लोग एक PhD जितना हम लोग काम कर सकते हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू स्टॉप, राइट? सो फॉर दैट यू नीड टू यू हैव अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है, विद दिस इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन. बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है एंड दैट इज वन सेकेंड. यस, EduTap इज एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक प्रोवाइड कर रही है जिसका लिंक ऑलरेडी ये दिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. एंड व्हाट इज दिस बुक ऑल अबाउट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक एज सच जो UPSC EPFO के लिए है, this will provide you as a one point source of all answers for all your queries जो भी आपके doubts है, like examination pattern, examination का eligibility और भी other कई सारे questions होते हैं. syllabus क्या है, syllabus में भी कौन से ऐसे topics है जो बहुत important है, that is a decoded syllabus and previous year questions practice करने के लिए. Now all these is being provided in this comprehensive guidebook and this will help you a lot in making your journey smooth. जो भी आपका preparation journey है towards your UPSC EPFO का target या goal जो है वो journey आपके लिए बहुत smooth कर देगा ये. बिकॉज यू नीड नॉट गो हियर एंड देयर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. अरे ये डाउट है तो कहाँ जाऊँ मैं, मुझे ये डाउट है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मुझे ये डाउट है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक है या नहीं. सो ऑल दैट यू विल गेट इन्फॉर्मेशन हियर अलॉन्ग विद द सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो जो लिंक है इसका दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक. सम 1 or 2 steps would be there, like providing your email ID and everything, and the content would be delivered directly to your inbox. Okay, with this introduction let me start today's session, the previous year questions of A or EO 2023 paper, that too of industrial relations and labor laws. Model standing orders formed under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 shall not apply to an establishment in respect of which of the appropriate government is that of the state of कौन से स्टेट में ये एप्लीकेबल नहीं है. ना पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, व्हाट इज़ दैट द एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो, वो सारे हमारे इसमें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मिल जाते हैं. ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट उनको प्रिपेयर करना पड़ता है. बट इसमें मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी आते हैं दैट इज़ ऑलरेडी डिज़ाइन. लेकिन ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स दो पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. वाई? बिकॉज दीज स्टेट्स हैव देयर ओन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स. उसकी वजह से उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. एक तो महाराष्ट्र है, दूसरा है गुजरात. सो हियर द करेक्ट आंसर इज गुजरात बिकॉज हियर वी आर आस्किंग नॉट अप्लाई. सो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट बेस्ड है. उन्होंने क्वेश्चन पूछा फैक्ट के बेस पे एंड द फैक्ट इज दैट गुजरात डजंट हैव आंसर. दैट्स इट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आउट वर्कर इज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस. नाउ आउट वर्कर मतलब क्या है? जो ऑलरेडी
पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, बट ही इज़ डूइंग वर्क आउटसाइड, सम आउटसाइड द प्रेमाइसेस, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ऐसा कुछ भी बिल्कुल अलग से एस्टेब्लिशमेंट के प्रेमाइसेस से अलग से कर रहा है या बाहर कर रहा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ऑड वर्क, लाइक क्लीनिंग हो गया, या फिर अगर टेलरिंग का है तो कुछ उसका और रिपेयरिंग वर्क एक्सेट्रा, उस तरह से. सो उसमें क्या है दैट उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले इसमें से वो applicable नहीं होता है. So this, in this case, outworker is expressly excluded from the definition of workman under the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. Exclusively उन्होंने mention किया है उस act में. ठीक है. Now moving on to our next question. Which one of the following nature of work shall not be taken into account while the appropriate government considers prohibiting employment of contract labor in an establishment under the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970? Now here we are saying which one of the following nature of work shall not be taken into account while prohibiting the employment in of contract labor. देखिए जहाँ पे भी the process operation or the other work is incidental to industry or necessary for the industry, इसमें तो year round काम रहता है continuously, तो इसमें contract laborers की ज़रूरत होती नहीं होती है. ओके, so here the work is of permanent nature. ठीक है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस वर्क की ज़रूरत होती है, मतलब परमानेंट वर्कर्स चाहिए, यहाँ पे भी परमानेंट वर्कर्स चाहिए. द वर्क इज़ डन ऑर्डिनरली थ्रू रेगुलर वर्कमैन, सो रेगुलरली इनको चाहिए. Okay, so here the work is of intermittent nature, but this will not be taken into account for prohibiting the employment of contract labor, because यहाँ पे contract labor की ही ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में काम पड़ता है, उसके लिए continuously कोई भी full time employee नहीं लगाएगा. बाकी तीन में continuously काम चल रहा है, so continuously they have to appoint a full time worker. So in this case they will abolish, they will prohibit the employment of contract labor, but in this case they will not, hence this shall not be taken into account while prohibiting employment of contract labor. ठीक है, बाकी तीनों वो ले लेते हैं उसमें. So here D is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the statements relating to the Grievance Redressal Committee under the Industrial Dispute Act 1947 is not correct? तो इसमें options देख लेंगे, that we'll be able to understand the answer. It shall consist of equal number of members from among the employer and the workman. That is true. It shall be constituted in an industrial establishment employing 20 or more workmen. Yes, वहाँ पे grievance redressal committee होती है. That is also true. The total members of the committee shall not be more than 6. ये भी true है. The chairperson of the committee shall be nominated by the appropriate government. ये नहीं, ये वही ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी वाले ही कर लेंगे. मतलब इतनी एक एस्टैब्लिशमेंट में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है, उसमें लॉजिक ऑल्सो इफ यू लुक एट कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू वो अपॉइंटमेंट हो रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो हियर दिस इज नॉट ट्रू, बाकी सारे ट्रू हैं. ये भी ऑलमोस्ट सीधा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. जो अर्लियर क्वेश्चन है फॉरगॉट टू ऐड, ये थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस. ठीक है. Yes, moving on to our next question. Under the provisions of the Factories Act 1948, a safety committee is to be constituted in a factory where? Now in this case, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है. फैक्ट्रीज एक्ट के तहत अगर सेफ्टी कमिटी है, वेर एवर देर इज ए चांस ऑफ handling hazardous substances that are used or handled, in that case एक safety committee वहाँ पे होनी चाहिए, so as to see the protocols भी सही से follow कर रहे हैं कि नहीं, जो भी safety measures है that they are taking properly or not. So here B is the correct answer. बिल्कुल straight question है, direct fact based है. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एम्प्लॉई शैल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 शुड बी एम्प्लॉई ड्रॉइंग ए मैक्सिमम मंथली वेज ऑफ, जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में एज एन एम्प्लॉय उसमें एक्ट में उस लागू होगा, मतलब एप्लीकेबल होगा, उस पर्सन का मैक्सिमम मंथली वेज शुड नॉट बी मोर देन 24,000. एंड ये भी बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है.
ठीक है, यहाँ पे भी कोई गोल घुमा के या फिर अप्लाई करके कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड, दिस इज व्हाट इट इज, 24,000 है, देन वहाँ पे उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। यस, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेफिनेशन बेस्ड है। अ मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशन विच शैल बी अप्लाइड to an employee working on piece work for the purpose of securing to such employees a minimum rate of wages on a time work basis under the Minimum Wages Act is known as, मतलब एक मिनिमम टाइम पे एक मिनिमम वेज इतना होना चाहिए। नाउ वे उस पर्टिकुलर टर्म क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशन दैट विल बी अप्लाइड टू दैट employee who is working on piece work for the purpose of securing to such employees a minimum rate of wages. So this is nothing but एक टाइम में एक guaranteed उनको मिल रहा है, so here it is a guaranteed time rate, ठीक है, क्योंकि टाइम के बेसिस पे उनको मिल रहा है, एक टाइम पे इतने पीसेस वो कर रहे हैं, नॉट ऑन पर पीस बेसिस, ठीक है। सो ये बेसिकली ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बेसिस पे इट इज़ अ guaranteed टाइम रेट। Moving on to our next question. Now here match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. Now इसमें इन्होंने लिस्ट में दिया है, एक तरफ प्रोविजन दिया है, दूसरी तरफ सॉरी लेजिस्लेशन यहाँ पे होना चाहिए, जो लेजिस्लेशन है और एक्ट है, हियर इन दिस केस यू कैन से एक्ट एक्सेट्रा, ठीक है, और लॉ। नाउ इसमें इन्होंने दिया है दो ऑप्शंस दिया है फ्रॉम द लेबर लॉस एंड दो दिया है फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, ठीक है। नाउ रिकवरी ऑफिसर कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे कुछ अमाउंट है दैट वी आर रिकवरिंग, ओके, एंड दिस रिकवरी ऑफिसर जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट करना होता है या फिर ईपीएस पेंशन वाला अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, इन दैट केस दे हैव टू रिकवर दैट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, क्योंकि एक फंड में ये जा रहा है, सो इन दैट केस एक रिकवरी ऑफिसर की ज़रूरत होती है। कंपल्सरी इंश्योरेंस, नाउ ये आता है ग्रेच्युटी एक्ट में। ग्रेच्युटी में क्या है, कोई फंड अलग से मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो दे कैन गो फॉर दैट, गवर्नमेंट में एक बोर्ड भी लॉन्च कर सकते, बट अदरवाइज द एम्प्लॉयर ही हैज़ टू मेंटेन दैट फंड। लेकिन अगर स्पेशली प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए कई बार ऐसा होता है कि वो लास्ट में मना कर देते हैं, बेस्ड शोइंग ऑल द लॉसेस एंड एवरीथिंग, सो टू अवॉइड दैट ग्रेच्युटी एक एम्प्लॉय का अपना मिलना चाहिए, फॉर दैट एक लायबिलिटी, ग्रेच्युटी लायबिलिटी इंश्योरेंस उनको लेना पड़ेगा, ठीक है, एंड दैट ऑल द डिटेल शुड बी सबमिटेड टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। सो हियर कंपल्सरी इंश्योरेंस इज फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, नाउ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आपको कौन से ऑक्यूपेशंस किस में आते हैं, सो वो मेंशन्ड है, एंड दैट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट आपको इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट में आते हैं, एंड हियर इट इज़ नो सॉरी, ये मिनिमम वेजेस एक्ट में आता है, सॉरी, ओके, सो इट इज़ 2, एंड सब्सिस्टेंस अलाउंस हमारा आता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। अगर किसी एम्प्लॉय को अगर हटाया है, मतलब सस्पेंड किया है या फिर सम इंक्वायरी किया है, इन दैट केस उस टाइम तक ही कांट वर्क, सो ड्यूरिंग दैट टाइम ही हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद सब्सिस्टेंस अलाउंस। सो वो सब्सिस्टेंस अलाउंस कितना होगा एंड ऑल दैट इज मेंशन्ड इन द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। सो रिकवरी ऑफिसर होगा हमारा 4 पे, कंपल्सरी इंश्योरेंस 3 पे है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हमारा है 2 पे, सब्सिस्टेंस अलाउंस हमारा है 1 पे, सो इट इज़ 4 3 2 1, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। Yes, moving on to our next question. An adult worker who has joined on 1st Jan 2022 in a factory, okay, and he worked for 220 days during the year and has been laid off for 25 days as per the standing orders during the year. How many days of leave with wages shall he be entitled to during the calendar 2023? Now previous year का जो उन्होंने वर्क किया है, for every 20 days 1 day का उनको मिलता है,
ठीक है. नाउ इन दिस केस 220 डेज एंड एक और क्लॉज दिया है कि ही हैज़ बीन लेड ऑफ फॉर 25 डेज. लेकिन लेड ऑफ या फिर मेडिकल लीव ये सारे भी यू कैन कंसिडर एज वर्किंग ओनली. ओके, सो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. दिस इज ओनली टू कन्फ्यूज अस. सो 220 डेज. सो एवरी 20 डेज का 1 डे मिलेगा. सो 20 ये करेंगे तो इट वुड बी 11 डेज. सो इसमें 11 डेज का इसको मिलेगा. दैट इज दीज आर द डेज लीव with wages that he will be entitled to based on the number of days that he has worked. So here option is 11. ठीक है. Moving on to our next question. As per the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, standing orders shall come into operation after the expiry of how many days from the date on which copies of the order of the appellate authority are sent to the employer and to the trade unions. Now in this case ये भी बिल्कुल fact based है, straight question है. Okay, आपको जो उसमें दिया है regulation वही है. So here in this case whenever the standing orders they will come into operation after the expiry of how many days from the date जब भी the copies of the orders of the appellate authority that has been sent to the employer and to the trade unions within 7 days that will come into force. जो भी उसमें mentioned है standing orders. ठीक है. Moving on to our next question. A dispute relating to the age of an adolescent employed by an employer which arises due to the absence of any authentic document. उसके age के लिए कोई authentic document नहीं है. So in that case, to whom can this be referred to under the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986? Okay, वो जो काम करने वाला वो बोल रहा है कि नहीं मैं adolescent हूँ, and जो इंस्पेक्टर चेकिंग करने के लिए गया वो saying no he is a child. तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है. इन दैट केस व्हाट कैन बी डन? कौन बता सकता है? कोई मेडिकल वाला ही, राइट? डॉक्टर ही है जो चेकअप करके सही से वो बता सकता है कि उसका अप्रॉक्सीमेट एज कितना है. सो इन दैट केस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड वो भी नहीं कर सकता, लेबर नो, इट इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी हु कैन डू दैट. ठीक है, इट्स इज ऑब्वियसली बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है एंड दिस ऑल्सो इज ए straight question. Moving on to our next question. Under the provisions of the Factories Act 1948, which one of the following statements relating to the appointment of the chairman of the site appraisal committee is correct? Now site appraisal वहाँ जाके appraise करना है, देखना है and all that. Who will have that powers? Obviously someone who will be scrutinizing, right? So in this case that scrutinizing person जो बिल्कुल who will be on the fields, that would be inspector. So here the chief inspector of the state is the chairman. And ये भी straight question है, किसकी क्या क्या responsibilities है under the Factories Act, उसमें ये available है. ठीक है, again so here D is the correct answer. Moving on to our next question. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. List 1 में provisions है, list 2 में acts है, जैसे अभी हमने पहले देखा था. ठीक है. नाउ डिस्प्लेसमेंट अलाउंस. डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कहाँ पे होगा? जब व्हेन समवन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर वर्क, इन दैट केस देर इज अ चांस दैट हिज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, तो इसको कुछ अलाउंस मिलना चाहिए. सो इसमें कौन से वाले में होगा? सो ऑब्वियसली लॉजिक, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. नाउ सर्टिफाइंग सर्जन. सर्टिफाइंग सर्जन कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी? जहाँ पे भी कुछ इंजरी हुआ है या फिर कुछ डैमेज हुआ है, इन दैट केस. सो हियर इट वुड बी बी इज ओके, बी इज वन, दैट इज फैक्ट्रीज एक्ट. ठीक है. नाउ हाफ मंथली पेमेंट. नाउ हाफ मंथली पेमेंट में क्या है? जब भी एक जब इंजर्ड होता है कोई एम्प्लॉई, इन दैट केस अगर इंजरी ज़्यादा नहीं है तो इन दैट केस एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट हैज़ टू बी गिवन. उस कैलकुलेशन में दे टेक द हाफ मंथली पेमेंट. सो हियर इट वुड बी द एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट.
पीस वर्क, नाउ जब भी पीस वर्क होता है ऑब्वियसली उसमें एक मिनिमम वेज हमें रखना पड़ता है, पर पीस इतना होगा एंड इतने पीसेस बनाओगे तो इतना होगा. तो जहाँ पे भी असेंबली यूनिट्स ऐसे कुछ होता है वहाँ पे ये पीस वर्क होता है. सो द पीस वर्क दिस कम्स अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट. सो हियर डिस्प्लेसमेंट अलाउंस ये हो गया हमारा. सर्टिफाइंग सर्जन, जहाँ पे भी कुछ इंजरीज हुआ है या फिर कुछ हुआ है दे नीड दैट, सो सर्टिफाइंग सर्जन वहाँ पे ज़रूरत है. एंड ऑल्सो for checking age etc. and half monthly employment as I've said compensation में ये ज़रूरी होता है. and wherever ज़्यादा partial इसमें जब होता है partial injury में वहाँ पे ये आता है. एंड पीस वर्क वहाँ पे जहाँ पे मिनिमम वेजेस वाला उनको चेक करना पड़ता है. सो ऑब्वियसली इट वुड बी डी. सो हियर ऑप्शन बी A3 ओके A3 B1 B1 and C4 and D2. Okay, yes. Moving on to our next question. Under the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, right of legal representation before a labor court or industrial tribunal or national industrial tribunal is, it is permissible, no doubt ये तो होगा नहीं. and it can be permitted by the forum if the other party does not object. उनसे क्या परमिशन लेना, अगर इनको लग रहा है तो डेफिनेटली कैन. सो नो. मे बी परमिटेड इफ सच परमिशन इज ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. नो, अगर उनका है कुछ दे डेफिनेटली दैट पर्सन कैन अप्रोच जब डिस्प्यूट हुआ है तो. सो इट इज ए स्टैच्यूटरी राइट बिकॉज द राइट हैज़ बीन बेस्टोर्ड अपॉन हिम एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. कोई एक्ट है उसकी वजह से उसको राइट मिल रहा है. इन सच केस दैट वुड बी ए स्टैच्यूटरी राइट बिकॉज बेस्ड ऑन दैट एक्ट ही इज गेटिंग दैट. ठीक है. Yes, which of the following facilities are to be provided by the contractor to interstate migrant workers in connection with the work of an establishment to which the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979 is applicable. जब भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन मतलब जहाँ से भी कॉन्ट्रैक्टर एक स्टेट से वर्कर्स को दूसरे स्टेट्स में लेके आ रहा है ना, उसमें जब whenever he brings them yes some responsibilities to be कुछ फैसिलिटीज ऐसे होते हैं जो उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे. जैसे कि इक्वल पे होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स. सूटेबल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोविजन करना चाहिए, वहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा है. डिस्प्लेसमेंट अलाउंस भी प्रोवाइड करना चाहिए. कई बार जर्नी अलाउंस भी प्रोवाइड करना पड़ता है. प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ वो भी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो ऑल दिस. प्रोविजन ऑफ ओल्ड एज नो बिकॉज उतना नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, फॉर टाइम बीइंग फॉर शॉर्ट टर्म के लिए दे कीप ऑन वर्किंग. सो प्रोविजन फॉर देयर ओल्ड एज बेनिफिट उसको इससे कोई मतलब नहीं है. बट ऑल अदर्स इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी. सो हियर 1 2 3 and 5 1 2 3 and 5 yes C is the correct answer. ठीक है. Yes, so this is all from my end. I hope these questions will help you a lot in your preparation. And before winding up, एक छोटा सा announcement है from EduTap, where EduTap is offering 3 kinds of courses for all those students who are targeting the upcoming UPSC, EPFO, APFC and EO or AO examination for the year 2025. So सबसे पहला कोर्स उसमें आता है मास्टर कोर्स. ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा जो चाहते हैं कि हमें एक ही सोर्स से सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट मिल जाए एंड गाइडेंस मिल जाए, मेंटरशिप. सो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज का कंटेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PDFs, इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, चैप्टर क्विजेस एक्सेट्रा. सो आपका पूरा एक जगह पे आपको पूरा मिल जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट वीकली वंस आपका एक स्ट्रैटेजी सेशन भी होगा जहाँ पे कुलदीप सर खुद इतना सारा कंटेंट है. सो समथिंग आपको गाइडेंस भी चाहिए होगा, स्ट्रैटेजी हाउ टू यूटिलाइज दिस कंटेंट. सो दैट विल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद जो भी आपके क्वेरीज है दैट वुड बी रिजॉल्व. दूसरा है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. नाउ ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि नहीं यार कुछ सब्जेक्ट्स में पढ़ लूँगा, जैसे कि कौन से रीजनिंग है, इंग्लिश, क्योंकि मैं दूसरे एग्जाम्स के साथ भी वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ. लेकिन ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे पॉलिटी है, अकाउंटेंसी है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस है जो बिल्कुल इसी एग्ज़ाम के लिए है. सो इसके लिए तो मुझे कोर्स चाहिए सिर्फ ये एक सब्जेक्ट के लिए. फॉर सच स्टूडेंट्स दिस वुड बी द बेस्ट. सो इसमें आपको कोर्स का क्लासेस भी होंगे, PDFs भी मिलेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे सो दैट आपका फुल फ्लेज प्रिपरेशन हो जाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. तीसरा है हमारा टेस्ट सीरीज़. ये उन बच्चों के लिए है जो
पूरा प्रिपरेशन अपने इनसे कर रहे हैं और अभी उन दूसरी बार कर रहे होंगे, मतलब दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, इन सच केसेस दे टेंड टू लुक फॉर सम क्वेश्चंस MCQ, मतलब मॉक टेस्ट जो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के हो अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाए उनका। सो ये उन बच्चों के लिए द बेस्ट है जहाँ पे आपको पूरा एग्ज़ाम लेवल के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सो इन सब के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको कुछ क्वेरीज पे तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम and based on that you can make an informed decision. ठीक है, so thank you very much. As I've said, you can always reach out to the team on this number or you can send a mail on this ID, और आप खुद साइट पे भी जाके आप कोर्सेज को देख सकते हैं। ठीक है, and this is all from my end. Thank you very much and I wish you all a very all the best for your exam preparation. Thank you.